चलिए, तो फाइनली जो सस्पेंस बना हुआ था जम्मू कश्मीर की सियासत में, यानी कि दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया को लेकर कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहेंगे। फाइनली उन्होंने कल, हमने आपको ये खबर भी दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया है, टाटा बाय बाय कर दिया है दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने। और हमने ये कहा था कि अब सस्पेंस इस बात पे बना हुआ है कि कौन सी पार्टी में जाएंगे। तो पार्टी चुनी है भारतीय जनता पार्टी। आज दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना भी थे। कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्पीकर रह चुके हैं। और तरुण चुग वहां पर मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दविंदर रैना के बड़े भाई, वहां पर मौजूद थे। और तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहां पर गए थे। और ऑफिशियली आज दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। अब सवाल सबसे अहम यह है कि बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अगर हुआ है तो कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार रमन सैनी हैं। सर, दविंदर सिंह राणा का एनसी छोड़ना और भाजपा में ज्वाइन होना एनसी के लिए कितना बड़ा घाटा है और भाजपा के लिए कितनी बड़ी जीत है? एनसी के लिए तो घाटा ही है, क्योंकि अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में इकलौता एनसी का परचम अगर किसी ने थाम कर रखा हुआ था जम्मू प्रोविंस के अंदर, तो वो नाम था देवेंद्र सिंह राणा का। और पिछले 26 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे। करीबन पिछले 15 साल से वो एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के रूप में थे। लेकिन उनका जाना निश्चित रूप में पार्टी को एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो खुद नहीं गए हैं, अपने साथ पूरा का पूरा कुनबा लेकर जाएंगे। क्योंकि जितनी पकड़ राजनीति में जम्मू प्रोविंस के अंदर एनसी के कॉर्डर में उनकी है, शायद ही किसी और नेता की होगी। उदाहरण के तौर पे आपने सुरजीत सिंह सलाथिया को देख ही लिया कि सुरजीत सिंह सलाथिया उनके साथ ही वहां ज्वाइन कर गए हैं। और अब आने वाले समय में ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन सर, यहाँ पर एक और बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से दविंदर राणा के बयान जो हैं वो मेल नहीं खा रहे थे, मैच नहीं खा रहे थे। एनसी के कुछ बयान आ रहे थे और दविंदर सिंह राणा के जो हैं वो अलग बयान आ रहे थे। मतलब इशारा तो पहले ही मिल चुका था कि बस अब टाटा होने वाला है। देखिए, देवेंद्र सिंह राणा एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और इतनी आसानी से वो टूटने वाले नहीं है, बिखरने वाले नहीं है। कोई जर्नलिस्ट जाकर उनसे सवाल पूछेगा और वो उनके दिल के अंदर क्या है वो उगल कर सामने रख देंगे, तो वो उस तरह के राजनीति की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके अंदर वो पहले से ही कंफर्म था। जब से ये खबर चलना शुरू हुई, चर्चा का विषय बना, एक सस्पेंस उन्होंने बनाकर रखा कि वो ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हमसे करते थे तो वो बोलते थे कि हाँ मैं टाटा बाय बाय करने वाला हूँ, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जब आते थे कैमरे पर तो उनकी भाषा बदल जाती थी। लेकिन देखिए, मजे हुए एक राजनीतिक का एक यही पहचान होती है कि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भी गए हैं। बाकी पार्टियों में अगर आप देखेंगे, कोई कांग्रेस से आता है तो कांग्रेस को भला बुरा कहेगा, कोई पीडीपी से आएगा तो उसको भला बुरा कहेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये प्रेसिडेंट एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है, वो भी बड़ी सादगी के साथ छोड़ा है। ना तो इन्होंने, आपने देखा कि अपना रेजिग्नेशन ट्वीट कर पब्लिक किया कि हम ट्वीट करके बता रहे हैं कि हम छोड़ रहे हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इन्होंने फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, अपनी कुछ जो इनकी परेशानियां रही होंगी उसको उनके सामने रखा और उनको कन्वे किया कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं। और आपने देखा कि उनका रेजिग्नेशन जाने के तुरंत 10 मिनट के अंदर ही वो रेजिग्नेशन फारूक अब्दुल्ला तक पहुंच भी जाता है और एक्सेप्ट भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मजे हुए खिलाड़ी की पहचान है और देवेंद्र सिंह राणा इसके लिए जाने जाते हैं। अच्छा, हाल ही में कल की अगर मैं बात करूं तो तनवीर सादिक, जो उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। और ये ट्वीट जो है ठीक दविंदर राणा के त्यागपत्र के बाद का ट्वीट है। उन्होंने एक स्टोरी जो है वो पोस्ट की है और उस स्टोरी पे ये लिखा गया है कि एक किसान था और उसको एक सांप दिखाई दिया। वो सांप जो है वो मरने की कगार पर था। किसान ने उठाकर उसको अपने कोट में रख दिया और ये सोचे बगैर कि वो उसको डसेगा। और जैसे ही उस सांप में जान आई, उसको होश आई, उसने उस किसान को जो है वो डस गया। तो इस कहानी से कुछ सीखे। ये इशारा देवेंद्र सिंह राणा की तरफ था। नहीं, इशारा देखिए, अगर कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें तो जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, जो कश्मीर के राजनेता हैं,
जिनको सारा बेनिफिट कश्मीर का दिखाई देता है, उनकी पार्टी से अगर एक ऐसा बड़ा नेता निकलकर छोड़कर पार्टी को दूसरी पार्टी में, जो उनकी राइवल पार्टी है सबसे बड़ी, जिसने धारा 370 उनसे छीन लिया, 35 ये छीन लिया, उस पार्टी में अगर ज्वाइन करता है तो निश्चित रूप में पेट में दर्द भी होगा, तकलीफ होगा, और उस पेट के दर्द को बयां करने के लिए वो कई तरह की कहानियां जो है वो बनाएंगे। और अगर मैं ये देखूं कि जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी छोड़ी है और उसके बाद अब बीजेपी में गए हैं, तो एक जम्मू में अगर आप उनके पिछले कुछ बयानों, कुछ 10 दिन से जो ये चर्चा चल रही थी, तो जो बयान सामने आ रहे थे, एक वक्तव्य ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर एक थर्ड फ्रंट जम्मू में बनाए। लेकिन अब देवेंद्र सिंह राणा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उस थर्ड फ्रंट का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में डूब गया है। और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में सुरेंद्र चौधरी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आतुर हैं और बहुत जल्द वो ज्वाइन कर सकते हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया की बात करेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इवन कि लाल सिंह के साथ भी जो बातचीत चल रही है, हालांकि कुछ सीटों को लेकर अभी पेश फंसा हुआ है, लेकिन अब लाल सिंह ये सोच रहे थे कि शायद ये थर्ड फ्रंट बनेगा तो वो उससे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब थर्ड फ्रंट का जो पूरा का पूरा मतलब ये एक स्कोप था कि अगर देखे ये जितने भी नेता हैं, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हो गए, सुरजीत सिंह सलाथिया हो गए, बलवंत सिंह मनकोटिया हो गए, सुरेंद्र चौधरी हो गए, चौधरी लाल सिंह हो गए, और हर्षदेव से भी बातचीत जो है चल रही थी, अगर ये तमाम नेता जो हैं वो एक साथ मिलकर अगर थर्ड फ्रंट होते तो ये न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनसी और कांग्रेस और पीडीपी को भी कड़ी टक्कर मिलती। जी देखिए, बिल्कुल देवेंद्र सिंह राणा का अगर हम बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ फैमिली टर्न्स हैं, बिजनेस में पैसा बहुत इधर उसका उधर जो है वो लगा हुआ है। और देवेंद्र सिंह राणा का छोड़ के एक थर्ड फ्रंट अगर वो बनाते तो वो सीधे इंडिकेशन ये होता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के और उमर अब्दुल्ला के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बी टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो जम्मू में उभर कर सामने आई है। लेकिन अब उन सब चीजों पर विराम लग चुका है, जो भी अटकलबाजियां चल रही थी, क्योंकि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जो टैग अपनी पार्टी पर लगा है वो देवेंद्र सिंह राणा ने खुद के ऊपर नहीं लगने दिया है। और अब उन्होंने, आप जिस तरह से लाइव भी आपने देखा कि आज दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन अभी भी वो जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात, जिस बात को लेकर वो आगे बढ़े थे, उसी बात पर अडिग भी हैं। और निश्चित रूप में अब दो भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह राणा दोनों एक ही पार्टी में होंगे, तो अब वो केमिस्ट्री कैसे बैठेगी, क्योंकि पीछे तो केमिस्ट्री काफी खटास से भरी रही है इनकी, लेकिन अब आने वाला भविष्य जो है वो निश्चित रूप में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि देखिए, अगर मोहन भागवत जी का विजिट हम देखें तो जब वो यहाँ पर 4 दिन के दौरे पर आए थे, तब ये कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो पूरा सर्वे किया था जम्मू कश्मीर के बारे में, जो उनको फीडबैक दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है इस समय, अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो काफी पतली नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या करना होगा। तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया था कि उन सीटों से कार्यकर्ता या फिर राजनेताओं को, लीडरों को उठाओ जो आपको लगता है कि जिस जगह पर उनकी सीट पक्की है। इसलिए अब देवेंद्र सिंह राणा को उठाया है तो नगरोटा सीट पक्की हो गई है, सुरेंद्र चौधरी को उठाते हैं तो नौशहरा सीट पक्की हो जाती है, सलाथिया को उठाया है तो विजयपुर की सीट पक्की हो जाती है, मनकोटिया को उठाएंगे तो उधमपुर की सीट पक्की। तो इलेक्शन से पहले ही 5-6 सीटें तो अपनी पक्की करके मौके पर चौका हो गया, बिल्कुल मौके पर चौका है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जो इनको एक सीधी तौर पर हम कहें कि एक उनको टारगेट दिया गया है कि बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करके इस बार धारा 370 टूटने के बाद, 35 एक्ट टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये टारगेट लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर मेरा सवाल है रमन सर कि जैसे आपने कहा, क्योंकि देखिए भाजपा तो कह रही है कि इतिहास बनाएंगे, क्या इतिहास बनाने के लिए देवेंद्र सिंह राणा की कहीं एंट्री तो नहीं है कि आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बन सकते हैं देवेंद्र सिंह राणा? देखिए, अभी अंदर दोनों के बीच में डील क्या हुई है ये तो पार्टी और वो ही दो जानते होंगे, लेकिन संभावनाएं कम नजर आ रही हैं इस बात को लेकर, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी वहां पर बैठे हुए हैं और करीबन अगर आप देखेंगे तो वो रेस में आ गए। करीबन 12-13 साल से वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं। पिछले 7-8 साल से वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के काफी क्लोज हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह के काफी क्लोज हैं। तो ऐसे में उनको हटाकर देवेंद्र सिंह राणा को चीफ मिनिस्टर पद का एक चेहरा बना दिया जाए तो वो मुझे लगता नहीं है कि अभी है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप में देवेंद्र सिंह राणा का पार्टी में पद जो कद होगा वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि उनके भाई इस समय केंद्रीय मंत्री हैं और अपनी शर्तों पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। और सीधे तौर पर ये एक संकेत है कि जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पर बीजेपी ने अब उनको ये कह दिया गया कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, लेकिन उन नेताओं को अपने पास बुलाओ जिनकी सीटें कंफर्म है। मकसद यही है कि
सरकार बनानी है। अब ये समझा जाए कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए भाजपा ने अपना रास्ता जो है बिल्कुल साफ कर दिया है और उस रास्ते पर कोई भी कंकर ना बिछे इसकी तैयारी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में कोई रोड़ा था, वो रोड़ा था सबसे बड़ा रोड़ा देवेंद्र सिंह राणा के नाम पे, क्योंकि उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पर अगर वो एक नया गठजोड़ बना लेते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाती। इसीलिए साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल किया हो उन्होंने, वो तो वही भली भांति जानते होंगे, लेकिन निश्चित रूप में पार्टी में उनको शामिल किया। और आप ये देखोगे कि जब तक वो दिल्ली के लिए फ्लाइट पर बैठ भी गए, दिल्ली पहुंचने के बाद भी उन्होंने यही बोला कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। सीधे आज भारतीय मुख्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने वो बीजेपी का पटका जो है वो गले में पहना और उसके बाद ये ऐलान किया कि नहीं जी, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। चलिए, तो ये देखिए, ये एक मजे हुए नेता की निशानी है कि देखिए, जब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी तब तक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार देवेंद्र सिंह राणा दिल्ली गए तो गए क्यों। और जैसे ही कल हमें ये खबर मिली थी, हमने आपसे साझा भी की थी कि देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने टाटा बाय बाय अलविदा कह दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। एक बहुत बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है अब वो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि दो बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया अब भारतीय जनता पार्टी के सिपा सलार बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा या फिर अंधेरे में डूब जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।